हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। आज हम लोग टेस्ट 72 के अंतर्गत यूपीएससी प्रीलिम्स से संबंधित भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आज का पहला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। वह सदन के सत्र को आहूत करता है तथा उसका सत्रावसान करता है। वह किसी सदस्य को नियम विरुद्ध आचरण के लिए सदन से चले जाने का निर्देश दे सकता है। उसे किसी सदस्य के निलंबन को निरस्त करने का अधिकार है। आपको कूट का प्रयोग करके यहां पर सही उत्तर का चयन करना है। अध्यक्ष सभा को स्थगित या अनिश्चित काल के लिए उसका स्थगन करता है या गढ़पूर्ति न होने पर उसका निलंबन करता है, जबकि राज्यपाल जो है ये समय समय पर राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को आहूत एवं उसका सत्रावसान करता है। अध्यक्ष द्वारा सदन को स्थगित करने या कुछ दिनों के पश्चात अनिश्चित काल के लिए उसके स्थगन की घोषणा करने के उपरांत राज्यपाल जो है सदन के सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करता है। यानी सदन के सत्र को आहूत करना और उसका सत्रावसान करने का जो जिम्मा है वो राज्यपाल का होता है, न कि अध्यक्ष का। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर सेकंड वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। अध्यक्ष को सदन में व्यवस्था एवं मर्यादा को बनाए रखना होता है ताकि सदन का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। यदि अध्यक्ष की राय में किसी सदस्य का आचरण गंभीर रूप से नियम के विरुद्ध है तो वह ऐसे सदस्य को तत्काल सदन से चले जाने का निर्देश दे सकता है और इस संदर्भ में उसके पास अंतिम शक्ति होती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही है। थर्ड वाला कथन यहां पर सही नहीं है। यहां पे लिखा हुआ है उसे किसी सदस्य के निलंबन को निरस्त करने का अधिकार है। देखिए, अध्यक्ष के पास किसी सदस्य को निलंबित करने का तो अधिकार है, लेकिन उसके निलंबन को निरस्त करने का अधिकार नहीं होता है। और इस आदेश को निरस्त करने का जो अधिकार होता है वो सदन में निहित होता है। यह सदन पर निर्भर करता है कि यदि वह चाहे तो निलंबन को निरस्त करने का प्रस्ताव पारित कर सकता है। यानी कि अध्यक्ष जो है किसी सदस्य को निलंबित को कर सकता है, लेकिन निलंबन का जो प्रस्ताव है इसको निरस्त करने का अधिकार इसके पास नहीं होता है, बल्कि सदन में निहित होता है। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है पहले का बी, केवल सेकंड। दूसरा प्रश्न है आपका, नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन यहां पर सही है, ये आपको बताना है। नगर निगमों का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि जैसे बड़े नगरों के प्रशासन के लिए किया जाता है। सेकंड, किसी राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम होता है। नगर निगम में 3 प्राधिकरण होते हैं, नामतय परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त। देखिए, नगर निगमों का गठन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अन्य बड़े नगरों के प्रशासन के लिए किया जाता है। इनका गठन राज्यों में संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय संसद के अधिनियमों के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड वाला जो कथन है ये सही नहीं है। किसी राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम के लिए एक पृथक अधिनियम भी हो सकता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है किसी राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम होता है। जरूरी नहीं है कि सभी के लिए एक समान हो सकता है कुछ के लिए पृथक नियम भी हो। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। नगर निगम में यहां पर 3 प्राधिकरण होते हैं, नामतय परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त। परिषद निगम की जो है विचार विमर्श करने वाली और विधायी शाखा होती है। इसमें लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षदों के साथ साथ कुछ नाम निर्दिष्ट व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का ज्ञान और अनुभव होता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन जो है ये सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है। तो आपका सही आंसर है यहां पर सेकंड का सी, केवल 1 और 3। तीसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कर केंद्र द्वारा उद्ग्रहित किंतु राज्यों द्वारा संग्रहित और विनियोजित किया जाता है या किए जाते हैं? विनिमय विपत्रों पर स्टाम्प शुल्क, अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के परिक्षण पर कर, खनिज संबंधी अधिकारों पर कर। देखिए, यहां पर आपका जो करों की सूची है तो यहां पर कुछ ऐसे कर हैं जो संघ के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाते हैं किंतु संघ एवं राज्यों के मध्य वितरित किए जाते हैं। कुछ कर ऐसे हैं जो कि संघ के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाने वाले हैं किंतु राज्यों को सौंप दिए जाते हैं। कुछ कर यहां पर ऐसे भी होते हैं जो संघ के द्वारा उद्गृहित किए जाते हैं लेकिन राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित किए जाते हैं। तो देखिए, ये राज्यों के द्वारा संग्रहित और नियोजित किए जाने वाले जो कर हैं ये आर्टिकल 268 में रखे गए हैं। अनुच्छेद 268 के तहत ये वाले कर आते हैं। और
संघ के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाने वाले जो हैं, किंतु संघ और राज्यों के मध्य वितरित किए जाने वाले जो कर हैं वो अनुच्छेद 270 के तहत आते हैं। वहीं संघ के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किए जाने वाले किंतु राज्यों को सौंप दिए जाने वाले जो कर होते हैं वो अनुच्छेद 269 में आते हैं। तो यहाँ पर अनुच्छेद 268 वाले करों की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए इसमें कौन कौन शामिल है। यहाँ पर इसमें विनिमय विपत्रों पर स्टाम्प शुल्क, ये जो है ये खास करके राज्यों के द्वारा संग्रहित होता है और विनियोजित किया जाता है, तो ये आपका इसी में आ जाएगा। ठीक है। सेकंड वाला यहाँ पर ये गलत है। देखिए यहाँ पर बोला गया है अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल के परिसर पर कर, ये गलत है। ये वाले जो कर हैं यानी कि अंतरराज्यिक वाला, ये संघ द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किया जाता है किंतु राज्यों को ये सौंप दिया जाता है, तो यहाँ पर इसका संबंध इससे नहीं है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला खनिज संबंधी अधिकारों पर कर। देखिए खनिज संबंधी जो अधिकारों पर कर है ये भी इसमें नहीं आता है, यानी ये भी अनुच्छेद 268 के तहत जो कर बताए गए हैं ये भी इसमें नहीं आता है, तो यहाँ पर ये तीसरा वाला जो है ये भी गलत हो जाएगा। यानी ये भी जो है केंद्र के द्वारा उद्गृहित और संग्रहित किया जाता है और एंड में राज्यों को ये सौंप दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला भी गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन यहाँ पर आपका सही है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर तीसरे का ए, केवल एक। चौथा प्रश्न है आपका, पंचायती राज संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित समितियों में से किसे सबसे पहले गठित किया गया था, यह आपको बताना है। थुंगन समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति। देखिए भारत में पंचायती राज शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है और यह भारत के सभी राज्यों में राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों द्वारा जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु स्थापित किया गया है। आपको पता होगा कि इसे 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। पंचायती राज के विकास से संबंधित समितियों में बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति, एलएम सिंघवी समिति, थुंगन समिति, गौडगिल समिति, ये सभी शामिल हैं। तो यहाँ पर बारी बारी से बात कर लेते हैं कौन सी समिति पहले बनी है या कौन सी बाद में बनी है। देखिए इसमें सबसे पहले जो समिति बनी है तो इनमें सबसे पहले अशोक मेहता समिति का गठन किया गया है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर है यहाँ पर चौथे का बी वाला, यानी अशोक मेहता समिति का गठन सबसे पहले किया गया है। तो यहाँ पर इसका गठन जो हुआ 1977 में हुआ, 1977 में हुआ है। पांचवा प्रश्न है आपका, पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया किसी भी कार्यशील लोकतंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निर्वाचन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। संविधान के अनुसार विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन को पुनः आहूत किए जाने के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं हो सकता है। निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो जाती है। देखिए जब 5 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाती है या विधानसभा विघटित हो जाती है और नए निर्वाचन की घोषणा की जाती है, तब निर्वाचन आयोग निर्वाचन कराने हेतु अपने तंत्र को प्रभाव में लाता है। संविधान में यह उल्लेख है कि विघटित लोकसभा के अंतिम सत्र और नए सदन को पुनः आहूत करने के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, अतः निर्वाचन उससे पहले संपन्न कराना होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। निर्वाचन आयोग आमतौर पर निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने के कुछ सप्ताह पूर्व ही एक प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है। प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के मार्गदर्शन के हेतु आचार संहिता ऐसी घोषणा के तत्काल बाद प्रभाव से लागू हो जाती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है, तो आपका सही आंसर है यहाँ पर 5वें का सी, यानी 1 और 2 दोनों। छठवां प्रश्न है आपका, संसद के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार पर निम्नलिखित में से कौन से प्रतिबंध हैं। यहां पर आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला है, राष्ट्रपति लद्दाख में सुशासन हेतु संसद के किसी अधिनियम को संशोधित कर सकता है। राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम किसी अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। असम का राज्यपाल यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम किसी जनजाति क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। देखिए यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये कथन आपका सही है। राष्ट्रपति जो है लद्दाख में सुशासन हेतु संसद के किसी अधिनियम को संशोधित कर सकता है। तो राष्ट्रपति को जो है 4 संघ राज्य क्षेत्रों जिसमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और लद्दाख में शांति, विकास एवं सुशासन के लिए विनियम ये बना सकता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन सही नहीं है। देखिए यहां पर बोला गया राष्ट्रपति यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम किसी
अनुसूचित क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। देखिए, ये राष्ट्रपति नहीं देता है, बल्कि ये कौन देता है? ये राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल निर्देश देता है, राज्यपाल देता है। ठीक है, तो राज्यपाल को यह निर्देश देने का अधिकार है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू होगा या नहीं होगा, या फिर कुछ संशोधनों के साथ लागू होगा। ये राज्यपाल को अधिकार है, ना कि राष्ट्रपति को। तो यहां पर आपका सेकंड वाला गलत हो जाएगा। थर्ड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए, इसी प्रकार जो असम का राज्यपाल है वो भी यह निर्देश दे सकता है कि संसद का कोई अधिनियम राज्य में किसी जनजातीय क्षेत्र पर लागू नहीं होगा या निर्दिष्ट संशोधनों एवं अपवादों के साथ लागू होगा। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहां पर आपका केवल 1 और 3 कथन सही है, तो आपका सही आंसर है छठवें का सी, केवल 1 और 3। 7वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व का स्रोत नहीं है? केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ सरकार से प्राप्त अनुदान, राज्य सरकार वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के हस्तांतरण, इन राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के हस्तांतरण, ग्राम सभाओं के प्रत्यक्ष स्वामित्व वाले प्रमुख खनिजों के विक्रय से अर्जित राजस्व, आंतरिक संसाधन सृजन जिसमें कराधान और गैर कराधान दोनों प्रावधान शामिल हैं। देखिए, संविधान के आर्टिकल 280 के अनुसार केंद्रीय वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघ सरकार से प्राप्त अनुदान आते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी सही है। देखिए, आर्टिकल 243 आई जो है, 243 आई है, इसके अनुसार राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार के हस्तांतरण इसमें आते हैं। तो यहां पर आपका बी वाला जो है ये भी इसमें आ जाएगा। देखिए, सी वाला जो है ये इसमें नहीं आएगा। यहां बोला गया ग्राम सभाओं के प्रत्यक्ष स्वामित्व वाले प्रमुख खनिजों के विक्रय से अर्जित राजस्व, नहीं, ग्राम सभा के पास गौड़ खनिजों का स्वामित्व होता है, ना कि प्रमुख खनिजों का। यानी कि यहां पर प्रमुख खनिजों का स्वामित्व नहीं दिया जाता है, बल्कि इनको गौड़ खनिज जो होते हैं, यानी प्रमुख और गौड़ दो प्रकार के खनिज होते हैं। तो जो गौड़ खनिजों का स्वामित्व होता है और उनसे राजस्व सृजन का जो अधिकार होता है वो ग्राम सभाओं के पास होता है। तो प्रमुख खनिजों का नहीं होता है, बल्कि गौड़ खनिजों के विक्रय से अर्जित जो राजस्व है वो इनके पास आता है। तो यहां पर आपका सी वाला कथन है ये गलत हो जाएगा। डी वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। आंतरिक संसाधन सृजन जिसमें कराधान और गैर कराधान दोनों प्रावधान शामिल हैं, ये इसमें आ जाते हैं। तो यहां पर आपका गलत वाला आंसर है 7वें का सी वाला। 8वां प्रश्न है आपका, भारत में निर्वाचन प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। यानी भारत में जो निर्वाचन प्रणाली है इसकी कौन सी विशेषता नहीं है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व, सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, एक मत एक मूल्य। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। वयस्क मताधिकार का जो अर्थ है कि जाति, वर्ग, रंग, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी वयस्क नागरिकों को मतदान देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ये भी हमारे संविधान की विशेषता, निर्वाचन प्रणाली की विशेषता है। इसके अलावा कमजोर वर्गों को प्रतिनिधित्व, यानी हमारे यहाँ जो शेड्यूल्ड कास्ट और जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, SC ST वाले हैं, इनके लिए सीटों का आरक्षण है। तो यहाँ पर हमारे यहाँ ये प्रावधान भी शामिल है। तो यहाँ पर बी वाली भी विशेषता हमारे यहाँ पर है। सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, देखिए ये कथन गलत नहीं है। हमारे यहाँ सीमित राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ खुली राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। कोई भी व्यक्ति दल बना सकता है या फिर चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर आपका सी वाला जो है ये हमारे यहाँ की विशेषता नहीं है। इसके अलावा एक मत एक मूल्य, यानी एक मत एक मूल्य सिद्धांत किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक मत होना चाहिए और प्रत्येक मत का एक समान मूल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो या फिर बहुत बड़ा उद्योगपति हो, हर किसी के मत की सेम वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि भाई अंबानी के मत की वैल्यू ज्यादा होगी या किसी गरीब मजदूर के मत की वैल्यू कम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों की वैल्यू समान है। तो यहाँ पर एक मत एक वैल्यू। तो भारत में निर्वाचन प्रणाली की आपकी सी वाला जो ऑप्शन है ये विशेषता नहीं है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 8वें का सी वाला। 9वां प्रश्न है आपका, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM एक साधारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका उपयोग मतपत्रों और पेटियों के स्थान पर मतों को दर्ज करने के लिए किया जाता है। पारंपरिक मतपेटी प्रणाली की तुलना में EVM के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? यह अमान्य मतों की संभावना को समाप्त करती है। यह मतगणना की प्रक्रिया को बहुत तीव्र कर देती है। इससे मुद्रण की लागत लगभग शून्य हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु मतपत्र के लिए केवल एक सीट की आवश्यकता होती है। आपको कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, यहां पर पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहां पर क्या है कि जो अमान्य मत हैं
देखिए आपने पहले देखा होगा जो बैलेट पेपर से मत पढ़ते थे तो वहां पर अगर इंक अगर पेपर पर कहीं फैल जाती थी तो वो मत पत्र जो होता था वो अमान्य कर दिया जाता था। यहाँ पर अमान्य का कोई चांस ही नहीं है, यहाँ पर तो आपको सीधे सीधे बटन दबाना होता है। तो यहाँ अमान्य मतों की संभावना को यह समाप्त कर देती है। तो आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। यह मतगणना की प्रक्रिया को बहुत तीव्र कर देती है क्योंकि यहाँ पर कोई हमें काउंटिंग नहीं करनी पड़ती है। भाई फिजिकली हमें पर्चियों को गिनना नहीं पड़ता है कि मान लीजिए 15 उम्मीदवार हैं, 15 उम्मीदवारों की अलग अलग पर्चियां हैं, उनको अलग अलग करें फिर उनको काउंटिंग करें, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप एकदम से जैसे यूएसबी केबल लगाओ लैपटॉप में और आपको डेटा प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर तीव्र जो है मतगणना की प्रक्रिया होती है। थर्ड वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इससे जो मुद्रण की लागत है लगभग शून्य हो जाती है क्योंकि पहले क्या था, पेपर हर इंडिविजुअल के लिए एक बैलेट पेपर दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं कितनी भारी मात्रा में बैलेट पेपर छापने पड़ते होंगे, जिससे कि पर्यावरण को भी खतरा था। यानी अब इतने बड़ी संख्या में बैलेट पेपर छापे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनकी लागत भी बहुत अच्छी खासी आएगी और पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचेगा। तो यहाँ पर मुद्रण की लागत लगभग शून्य हो जाती है क्योंकि प्रत्येक मतदान केंद्र हेतु मतपत्र के लिए केवल एक सीट की आवश्यकता होती है और एक सीट से ही यहाँ पर पूरा मतदान हो जाता है। यानी एक सीट जो होती है वहां पर जो भी बैठे होते हैं व्यक्ति उस पर टिक लगाते जाते हैं कि फलाना आदमी आ गया, वोट डाल गया, उसके साइन या अंगूठा लगवा लिया, बात खत्म। तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला कथन ये भी सही है। यहाँ पर आपका 1, 2, 3 तीनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9वें का डी, यानी 1, 2 और 3। 10वां प्रश्न है आपका, स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। किसी विशेष मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित मामले उठाए जा सकते हैं। देखिए, स्थगन प्रस्ताव को अविलंबनीय लोक महत्व के निश्चित मामले पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए संसद में पेश किया जाता है। इसे एक असाधारण उपकरण माना जाता है। स्थगन प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे की चर्चा होनी चाहिए। स्थगन प्रस्ताव एक असाधारण युक्ति है। इसमें सरकार के खिलाफ निंदा का तत्व शामिल होता है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद प्रत्यक्ष रूप में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, न कि राज्यसभा में। यानी यहां पर लिखा हुआ है इसे संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जो कि गलत हो जाएगा। नहीं, यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। चूंकि यह सदन के सामान्य कामकाज को बाधित करता है, इसलिए कम से कम 50 कैंडिडेट का यहां पर समर्थन की इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यहां पर बिल्कुल सही है। यहां पर आपका थर्ड वाला कथन ये सही नहीं है। यहां बोला गया इसके अंतर्गत संसदीय विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित मामले उठाए जा सकते हैं, जो कि गलत है। नहीं, यहां पर संसदीय विशेषाधिकार जो होता है इससे संबंधित मामले इसमें नहीं आते हैं। तो यहां पर आपका केवल बी वाला कथन सही है। तो यहां पर आपका सही आंसर है 10वें का बी, केवल सेकंड। 11वां प्रश्न है आपका, जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, यह आपको बताना है। प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा। जिला योजना समिति के 4/5 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना चाहिए। समिति के निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले के ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप होना चाहिए। संविधान ऐसी समितियों के अध्यक्षों के निर्वाचन की रीति को उपबंधित करता है। देखिए, यहां पर आपका पहला वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिलों में पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। जिला योजना समिति के 4/5 सदस्यों को निर्वाचित किया जाना चाहिए। तो यहां पर आपका बी वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। समिति के निर्वाचित सदस्यों का प्रतिनिधित्व जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात के अनुरूप होना चाहिए। तो आपका यहां पर सी वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका डी वाला कथन यहां पर सही नहीं है। यहां पर लिखा हुआ है कि संविधान ऐसी समितियों के अध्यक्षों के निर्वाचन की रीति को उपबंधित करता है, ये गलत है। देखिए, यहां पर संविधान नहीं करता है, बल्कि राज्य का जो विधानमंडल है इनके संबंध में उपबंध करता है। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, इस संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बल्कि जो राज्य विधानमंडल है वो ये तय करता है कि कैसे इनके अध्यक्षों का निर्वाचन कैसे होगा, किस रीत से होगा। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत है। तो आपका सही आंसर है 11 का डी। 12वां प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन सा दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता का कारण नहीं है। डिस्क्वालिफिकेशन का कारण दल परिवर्तन कानून के आधार पर इसमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है।
यदि कोई सदस्य स्वैच्छिक रूप से उस राजनीतिक दल की सदस्यता त्याग देता है जिसके टिकट पर वह सदन के लिए चुना गया था, तो देखिए इस आधार पर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई व्यक्ति यहाँ पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है और वो जीत जाता है और वो कांग्रेस की पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यानी वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत गया, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गया, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि कोई सदस्य सदन में राजनीतिक दल के व्हिप के विरुद्ध, व्हिप का मतलब होता है सचेतक के विरुद्ध, मतदान करता है और ऐसे मतदाता को राजनीतिक दल द्वारा 15 दिनों के भीतर क्षमादान न दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भी उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि कोई निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसे भी जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। यदि कोई मनोनीत सदस्य विधायिका का सदस्य बनने के 6 माह के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, देखिए यहां पर कंडीशन ये है कि कोई मनोनीत सदस्य जो है ये 6 माह के भीतर अगर किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है तो ऐसी सिचुएशन में उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा का समय हो जाता है या 6 महीने की समाप्ति के बाद वो ज्वाइन करता है तब वो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहां पर आपका केवल गलत वाला जो आंसर है वो है 12 का डी वाला। 13वां प्रश्न है आपका, संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत का राष्ट्रपति किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है। कोई मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वह संसद में धन विधेयक को प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अगला है, राष्ट्रपति किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति निर्धारित कर सकता है लेकिन उसे सदनों के पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। देखिए आपका पहला वाला जो कथन है ये गलत है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका प्रमाणन लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ना कि यहां पर भारत का राष्ट्रपति। तो यहां पर आपका ए वाला जो कथन है ये गलत हो जाएगा। धन विधेयक को केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की अनुशंसा से ही प्रस्तुत किया जा सकता है और इस प्रकार के प्रत्येक विधेयक को एक सरकारी विधेयक माना जाता है और इसे केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि मंत्री केवल लोकसभा का ही हो, राज्यसभा का भी मंत्री हो सकता है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन गलत हो जाएगा। सी वाला जो कथन है आपका ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक पर अपनी सहमति निर्धारित कर सकता है लेकिन उसे सदनों के पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है। तो यहां पर आपका सी वाला जो कथन है ये बिल्कुल सही है। डी वाला कथन आपका गलत है। देखिए धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं, अतः सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं लेकिन सभी वित्त विधेयक जो है ये धन विधेयक नहीं होते हैं। यानी यहां बोला गया सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं, ये गलत है। ठीक है, यानी यहां पे मैंने आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, सभी धन विधेयक जो है वित्त विधेयक होते हैं जबकि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। तो यहां पर आपका डी वाला गलत हो जाएगा। यहां पर आपका केवल सी वाला कथन सही है, तो आपका सही आंसर है 13 का सी। 14वां प्रश्न है आपका, लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। लोक अदालतों के पास न्यायालय में दायर किए जाने से पूर्व प्री लिटिगेशन स्टेज के मुकदमों के निपटान का अधिकार है। देखिए यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। लोक अदालत जो है ये वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणालियों में से एक है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन यह भी सही है। लोक अदालत न केवल किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में बल्कि उन मामलों का भी निपटारा कर सकती है जिन्हें अभी तक न्यायालय में दायर नहीं किया गया है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला भी सही है। ये लोक अदालतों के पास न्यायालय में दायर किए जाने से पूर्व के मुकदमों के निपटान का अधिकार है। तो यहां पर आपका 1 और 2 दोनों ही सही हैं। आपका सही आंसर है 14 का सी, यानी 1 और 2 दोनों। 15वां प्रश्न है आपका, भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हित होना चाहिए। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमारी के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति केवल 6 माह की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। वह राज्यसभा के पदीन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। उपराष्ट्रपति का पद वरीयता अनुक्रम में भारत के प्रधानमंत्री के बाद आता है। देखिए यहां पर कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए पात्र होगा
वो तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए अर्हित हो। तो यहां पर आपका पहला वाला ए वाला जो कथन है बिल्कुल सही है। यहां पर आपका बी वाला कथन ये भी सही है, जब राष्ट्रपति अनुपस्थित या बीमारी के कारण अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति केवल 6 माह की अधिकतम अवधि के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। तो यहां पर आपका बी वाला कथन भी सही है। यहां पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है। यानी यहां पर आपका सी वाला कथन ये भी सही है। इस संविधान के द्वारा उपराष्ट्रपति के लिए किसी विशेष प्रकार की उपलब्धियों की व्यवस्था नहीं की गई है। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में अपना नियमित वेतन प्राप्त करता है और वर्ष 2018 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 1.25 लाख रुपए से बढ़ाकर 4 लाख रुपए प्रतिमाह कर दिया था। ये बात आपको पता होगी। यहां पर आपका डी वाला कथन सही नहीं है। वरीयता अनुक्रम में वह जो है, यानी कि यहां बोला गया है कि वह भारत के प्रधानमंत्री के बाद आता है, गलत है। वरीयता अनुक्रम में उपराष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री से पहले आता है, यानी राष्ट्रपति उसके बाद उपराष्ट्रपति। तो यहां पर आपका डी वाला कथन गलत हो जाएगा। तो यहां पर आपका केवल गलत वाला जो कथन है वो है डी वाला। तो आपका सही आंसर है 15 का डी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।